Good evening, everyone. So, in today's turn, the topic will be further continued. And yesterday, I explained about the average value of AC over one complete cycle and half cycle. आज आपको जो ड्राइव करना है that topic is the root mean square RMS और effective और RMS effective और virtual value of AC. These three names are given to the same value. एक AC की ऐसी वैल्यू होती है जिसको RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू कह सकते हैं. तो दिस डेरिवेशन इज फॉर दैट वैल्यू. अब सबसे पहले तो ये जो थ्री नेम्स हैं अलग अलग, इनका क्या मतलब है और क्यों इन नेम्स को दिया गया है AC की उस वैल्यू के लिए. तो जो ये AC की वैल्यू होती है RMS, वर्चुअल या इफेक्टिव, ये वो वैल्यू कंसिडर की जाती है. इसका नाम तो जो बोला जाता है, जो हेडिंग है वो है RMS इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC. बट एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो DC होता है, तो DC का एक ऐसा अमाउंट, DC की एक ऐसी वैल्यू जो किसी रजिस्टर में अगर फ्लो कराई जाए तो उस रजिस्टर में कुछ टाइम के लिए अगर DC फ्लो कराया जा रहा है तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट विल बी सेम एज फॉर द सेम टाइम एंड इन द सेम रजिस्टर AC इज फ्लोइंग. तो अगर AC और DC की वैल्यू जो है सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं तो इट इज़ कॉल्ड द RMS इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC. तो वो वैल्यू जो है वो कहलाएगी RMS इफेक्टिव या वर्चुअल. तो सबसे पहले डेफिनेशन तो ये है. अब यहाँ पर RMS इफेक्टिव या वर्चुअल के मीनिंग्स क्या हैं. तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है, ये कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, कि जो DC होता है उसको आप नॉर्मल एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स से मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें ज़ीरो एक साइड होता है, नंबर्स राइट साइड होते हैं. तो जैसे ही DC फ्लो होती है, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आगे बढ़ते जाते हैं नंबर्स, डिविजन्स भी, निडल को आगे जाना है क्योंकि करंट की डायरेक्शन ही एक है. लेकिन सेम एमीटर्स या वोल्ट मीटर्स को AC को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो ये है कि AC की एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो एवरेज वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है. तो अगर नॉर्मल एमीटर्स वोल्ट मीटर्स यूज़ किए जाएँ तो वो शो ही नहीं करेंगे कि कोई करंट फ्लो हो रही है, ज़ीरो दिखाएंगे. तो उसके लिए दूसरी तरह के AC एमीटर्स या AC वोल्ट मीटर्स डिज़ाइन किए गए, और उनका काम करंट की वैल्यू को मेज़र करना नहीं था. उनका काम था कि वो जो करंट है, जो AC फ्लो हो रही है उनमें, वो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रही है. यानी कि अगर अमाउंट ऑफ हीट मेज़र कर लिया तो हम AC को मेज़र कर सकते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये जो वर्ड आ रहा है इफेक्टिव, तो इफेक्टिव का मतलब है कि वो AC जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब वो इतनी कैपेबल है, वो इतनी इफेक्टिव है कि वो इतना जो है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रही है रेजिस्टर में. इसलिए इसका एक नाम इफेक्टिव भी दिया गया, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC. एक नाम है इसका वर्चुअल. वर्चुअल इसलिए क्योंकि हमने जो ये AC एमीटर और वोल्ट मीटर डिज़ाइन किए, इनका काम एक्चुअली हीट को मेज़र करना था, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई करंट से. तो जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो हीट है उससे हम करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, हम डायरेक्ट, हमारा प्रोसेस नहीं है. तो इसलिए यहाँ वर्ड वर्चुअल यूज़ होता है. तो वर्चुअल का मतलब आपको पता है इमेजिनरी होता है, तो हम एक प्रोसेस को इनडायरेक्ट वे में ले रहे हैं, दैट्स वाई वी कैन से वर्चुअल वैल्यू. और एक वर्ड आ रहा है यहाँ RMS वैल्यू. RMS भी उसी का नाम है. RMS जो है वो भी आप डेरिवेशन में समझेंगे कि वहाँ पर एक ऐसा स्टेप आएगा जिसमें जो वैल्यू है, जो करंट आ रही है, जो जिसको हमने यहाँ लिखा है इफेक्टिव, तो वो करंट आगे जाके जो इंस्टेंटेनियस करंट होती है उसके मीन के स्क्वायर रूट के इक्वल होगी, इसलिए ऐसा करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन. सबसे पहले जो है इस डेरिवेशन में हमें क्या करना होता है, हम ये मानते हैं कि जो AC फ्लो हो रही है रजिस्टर में, वो स्मॉल टाइम DT के लिए फ्लो हो रही है, इसलिए वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DH प्रोड्यूस कर रही है. तो DH इज इक्वल टू I²R/dt. ओके. अब यहाँ से अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक कंप्लीट साइकिल में फाइंड करेंगे तो 0 to T I²
आर डी टी। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमें लेकर चलना है कि अब जो हमने वर्ड यूज किया था इफेक्टिव, तो मान लीजिए कंप्लीट साइकिल के लिए एक सेपरेट रिलेशन हम लिख रहे हैं। यहाँ तो हमें 0 से t तक AC के लिए इंटीग्रेट करके लाना है। अब जो हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो किसकी वैल्यू के इक्वल होगा, DC की वैल्यू। तो उसमें हम मान के चल रहे हैं कि कंप्लीट साइकिल जो थी वो t थी, तो साइकिल को वहाँ टाइम कंसिडर कर सकते हैं कंप्लीट टाइम इंटरवल t के लिए। करंट को फ्लो कराया, वो करंट की कौन सी वैल्यू थी, वो करंट की इफेक्टिव वैल्यू थी। और जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R ले रखा है, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है टोटल दैट इज H। तो अब ये रिलेशन फिर से हम लिखते हैं, तो इट विल बी H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो I यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा इफेक्टिव में RT। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। I इफेक्टिव स्क्वायर RT इज इक्वल टू 0 to T I स्क्वायर R dt। कॉन्स्टेंट्स में यहाँ पर I की वैल्यू तो पुट करेंगे I नॉट साइन ओमेगा दैट यू ऑलरेडी नो, और जो R है टेकिंग इट आउटसाइड, तो यहाँ R आउटसाइड आ जाएगा, और ये जो I नॉट है आपका ये भी आउटसाइड आ जाएगा। तो इट विल बी 0 to T एंड I नॉट तो आउटसाइड आ चुका है साइन स्क्वायर ओमेगा T dt, और इस साइड में आ रहा है आपका I इफेक्टिव स्क्वायर आर टी। तो आर कैंसिल हो जाता है, आई इफेक्टिव अगर आपको फाइंड करना होगा, आई इफेक्टिव स्क्वायर, तो टी विल बी दिस साइड 1/t, और इसके साथ में आई नॉट अपॉन टी इनसाइड 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। और अगर आई इफेक्टिव फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस हो, तो अंडर रूट 1/t इंटू आई नॉट 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब यहाँ पर इसको आपको करना है इंटीग्रेट, तो यहाँ साइन ओमेगा टी नहीं है जिसका इंटीग्रेशन सीधा आप लिख देंगे माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन सेपरेट तरीके से होगा, इसलिए सबसे पहले इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। इंटीग्रेशन से पहले एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन दिस। तो ये जो है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, सॉरी ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, अब इंटीग्रेशन नहीं हुआ। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब इस 1/2 को टेकिंग आउटसाइड 0 to T 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी टी, और माइनस जब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और ये जो है आपका इंटीग्रेशन हो जाने के बाद इट विल बी इन लिमिट्स 0 to T। ओके, नोट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लेकर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो 1/2 एंड इट विल बी, पहले इसमें अप्लाई करेंगे t माइनस 0, फिर उसमें अप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 ओमेगा कॉमन, फिर यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन। अब इसको मैं सेपरेटली लिख दे रही हूँ, 2 ओमेगा टी है, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी इंटू टी की वैल्यू पहले टी पुट करना है, टी कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी 4 पाई साइन 4 पाई माइनस, और दूसरी 0 है तो डायरेक्ट 0 साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ये है आपका t माइनस 1/2 ओमेगा, और ये जो आगे जो भी है 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो दिस होल बिकम 0। तो ये हो गया आपका t/2। इसकी वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन 3 में, तो इट बिकम्स आई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 1/t आई नॉट इंटू ये आ रहा है आपका t/2, तो t कैंसिल, अंडर रूट आई नॉट अपॉन 2, या आप लिख सकते हैं अंडर रूट आई नॉट अपॉन 2,
तो दिस इज़ द रिलेशन। एक काम और मैंने नहीं किया है, वो काम ये है कि स्क्वायर, ये जो है आपका इनसाइड जो भी था वो आई स्क्वायर था ना, तो यहाँ आई नॉट स्क्वायर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये आई नॉट स्क्वायर है, यहाँ से आई नॉट अपॉन रूट टू ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 0.707 आई, तो ये कहलाती है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बता रही थी, रूट मीन स्क्वायर क्यों बोलते हैं, तो एक टर्म यहाँ देखा था आपने, इससे पहले जो आया था एक स्टेप, उसमें लिखा था, इसको जब इनसाइड कर लेते हैं तो वहाँ लिखा था आई स्क्वायर आर डी टी। तो आई स्क्वायर का मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू आ रही है आपकी, उसका स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर रूट ले रखा है, और मीन वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट है, इसलिए इसको आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। ओके, नोट इट डाउन, थैंक यू।